लोकदल इसलिए हराना चाहता था संजीव बालियान को, संजीव बालियान का विरोध है। मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक, बागपत से राजकुमार सागवान, नसीरुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, मुख्तार अंसारी। जब हमने 2014 इन्हें जिताया, 2019 इन्हें जिताया। हर भाषण में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। कुर्सी 400 पार के नारे में बीजेपी फंसी भी है। प्रदीप चौधरी है, उसके लोगों में नाराजगी है। चंदन चौहान को जो भी वोट मिला, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में अपने बलबूते, ब्रिटेन में पढ़ने के बावजूद, लंदन में पढ़ने के बावजूद भी वो दुपट्टा सर से नहीं लेती। मलिक कैराना में भी अच्छा चुनाव लड़े। शाहपुर चेयरमैन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लग के काम किया। मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 19 तारीख में पहले चरण में वोटिंग हुआ, 4 तारीख में फैसला आना है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरनगर लोकसभा में, और आज हमारे साथ में मौजूद हैं खोजी न्यूज़ के राशिद जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं। देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। जी राशिद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, आपने भी गांव-गांव जा कर के बातचीत की है लोगों से, तो आपको क्या रुझान लग रहा है? नहीं, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हरिंदर मलिक के बीच में मुकाबला है। और जहाँ तक एक चुनाव के माहौल की आप बात कर रहे हैं, तो दारा सिंह प्रजापति की एंट्री से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या मानते हैं इस बार जो टक्कर बता रहे हैं, तो कौन जीत सकते हैं इन दोनों में? नहीं, जीत अगर हम पिछले 2019 के समीकरण की बात करें तो हरिंदर मलिक का पक्ष मजबूत दिखाई पड़ता है। कि उसकी वजह है, संजीव बालियान को 2019 में लगभग, अगर हम मुस्लिमों की बात छोड़ दें, थोड़े बहुत जो चौधरी अजीत सिंह की जाट थे, लोकदल का जो कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ दें और दलित वोट हम ये मान के चले कि अजीत सिंह पे चला गया। लेकिन पिछली बार सारा अति पिछड़ा अगड़ा हर जाति की वोट एक तरफा संजीव बालियान को मिली थी और संजीव बालियान ने वो चुनाव जीता था। लेकिन इस बार समीकरण उल्टे हैं। 2024 में संजीव बालियान का विरोध सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। इसलिए भी दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अलग थलग दिखाई पड़ा। संगठन में जिलाध्यक्ष को छोड़ दे तो बाकी लोग मंत्री संजीव बालियान से अलग दिखाई पड़े। आरएसएस के जो वर्कर हैं वो भी कहीं ना कहीं हताश उदास थे और इस चुनाव में उन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। दूसरी, हर समाज, जैसे ठाकुर समाज खुल करके विरोध में आया कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। प्रजापति समाज सीधा सीधा दारा सिंह प्रजापति पे चला गया। दलित समाज जो बसपा का चुनाव निशान हाथी था उसको लेकर के चला गया। त्यागी से लेकर हर समाज में कश्यप, पाल, प्रजापति, सैनी, थोड़ी थोड़ी वोटों में सब में नुकसान है। तो वो नुकसान सीधा सीधा संजीव बालियान का है। हालांकि संजीव बालियान के जो टीम संजीव बालियान है वो आज भी दावा करती है कि जीतेंगे हम ही, भले एक वोट से जीते। अब उनका क्या समीकरण है, किस आधार पे जीत रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर दिखाई दे तो हरिंदर मलिक का पक्ष मजबूत नजर आता है जो विरोध है। बाकी भाई जो वोटर है इस बार चुप है, वो करके कुछ आया है, बता कुछ रहा है, तो उसको अगर देखे तो चुनाव काटेगा। जीत कोई भी सकता है, लेकिन सीधा सीधा चुनाव हरिंदर मलिक और संजीव बालियान में है। जब बालियान साहब कह रहे हैं कि पश्चिम में आरएलडी और भाजपा का आमना सामना रहता था, लेकिन इस बार तो आरएलडी भी उनके साथ में है। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बन नहीं पाया। संजीव बालियान को खुद भारतीय जनता पार्टी, मैंने खबर की थी कि राष्ट्रीय लोकदल क्यों संजीव बालियान को हराना चाहता है। राष्ट्रीय लोकदल के लोग, कोई एक नेता जो विधायक यहाँ थे, उन सब ने, किसी ने भी अपने कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कहीं कि तो मेरे पास है कि हाँ कि तुम संजीव बालियान के लिए काम करो। लोकदल इसलिए हराना चाहता था संजीव बालियान को, कहीं ना कहीं 10 साल टीस रही, चाहे बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, लोकदल के कार्यकर्ता आमने सामने, भारतीय जनता पार्टी या जो टीम संजीव बालियान है आमने सामने रही। भारतीय टीम संजीव बालियान के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को रल्लू कहते थे, वो उन्हें संगी कहते थे। तो 10 साल जो आपस में खींचतान चली वो ख़त्म तो नहीं हो सकती इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। तो लोकदल के कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती, वो कहते थे ठीक है, जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया, हम जयंत चौधरी के फैसले के साथ हैं, लेकिन हमारा दिल मिलना मुश्किल है। उसका आपने देखा भी होगा, बागपत में भी काफ़ी 1-2 जगह विवाद हुआ। और मैं भी जो बता रहा था, संजीव बालियान को इसलिए लोकदल हराना चाहता था कि 3 जिले, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, 3 जिले लोकदल के प्रभावी जिले माने जाते हैं। इसमें बागपत और बिजनौर, जो मुजफ्फरनगर का एक हिस्सा बिजनौर लोकसभा में आता है, वहाँ लोकदल के कैंडिडेट लोकसभा के थे। कैराना में प्रदीप चौधरी भाजपा के कैंडिडेट थे, लेकिन वो सहारनपुर में रहते हैं, सहारनपुर में लोकदल का कोई असर नहीं है। तो यहाँ तीन विधायक हैं शामली में,
थाना भवन और शामली में रालोद के हैं, सपा का नाहिद हसन कैराना से है, यही बागपत में 2 विधायक। तो इन जिलों की 13 लोकसभा सीटें बैठती हैं, 12 इन 12 विधानसभा सीटें बैठती हैं मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली की। इनमें से 3 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो संजीव बालियान को लोकदल इसलिए हराने में जुटा हुआ था, जो इंटरनल हमारे सूत्र हैं कि संजीव बालियान अगर हार जाएंगे तो इन तीनों जिलों पर लोकदल का जनप्रतिनिधि के रूप में कि चंदन चौहान मीरा बिजनौर से जीत जाएंगे, बागपत से राजकुमार सागवान, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जीतते हैं तो सीधा सीधा वो विपक्ष के ही होंगे। तो सत्ता में जनप्रतिनिधि के रूप में चूंकि भारतीय जनता पार्टी से तालमेल हुआ, इसलिए भी लोकदल संजीव बालियान को हराने में जुटा हुआ था। बाहरी तौर पर जरूर लोकदल के कार्यकर्ता संजीव बालियान के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। वो तो कह रहे हैं बालियान साहब इस बार के मुसलमान भी हमारे साथ में इस बार तो नहीं, मुसलमान उनके साथ जुड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन जिस तरह अमित शाह का बयान आया कि हमने निजाम व्यवस्था ख़त्म की है, नसीबुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, मुख्तार अंसारी, जब इस तरह के बयान हवा में तैरने लगे तो मुसलमान चला गया। और कौन जो संजीव बालियान कह रहे थे वो लोग मुसलमान हैं जो कहीं ना कहीं गांव प्रधान हैं, उन्होंने अपनी गांव सभा में भ्रष्टाचार किया हुआ है, या वो लोग हैं जिनको नंबर 2 के काम करने हैं। आम मुसलमान संजीव बालियान के साथ नहीं था, सिर्फ वो लोग थे जिनको उनका से काम पड़ता था, वो अपने उनके टेलीफोन करा लेते थे। आम मुसलमान सीधा सीधा पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लाइन खींच के रहा। बात की जाए अगर बालियान साहब की, तो वे कह रहे हैं कि 10 साल के विकास कार्य को लेकर के मुझे वोट मिला है। 10 साल पहले का मुजफ्फरनगर और अब का मुजफ्फरनगर, इस बात को ये बार बार कहते हैं। पहले कोई रोड नहीं था, लाइट नहीं आती थी, इनको लेकर के कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए, संजीव बालियान ने जो एक टीम बनाई अपनी मुजफ्फरनगर में, एक मजबूत टीम बनाई, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहे और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्रिय सांसद रहे, जिन्होंने अपने मतलब पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टीम, अगर संजीव बालियान के व्यक्तिगत व्यवहार की आप बात करें तो उनसे लोग थोड़ा सा जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी टीम है, उनकी टीम से बहुत लोग नाराज थे। उन्होंने एक नई टीम पैदा की और उस नई टीम ने इन्हीं के कार्यकर्ताओं को दबाना शुरू किया, इन्हीं के कार्यकर्ताओं के सामने, जो इन्हीं के कार्यकर्ता मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो संजीव बालियान से ज़्यादा नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टीम संजीव बालियान के लोगों से थी। दूसरा, आपने कहा विकास की बात, ये बात सही है भाई, उन्होंने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण भी कराया है, रोड भी चारों तरफ बन गए हैं, बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर है, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में, खाली मुजफ्फरनगर में है नहीं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए तो उन्होंने काम तो किया है, लेकिन उनकी टीम कहीं ना कहीं उनको हराने में जुटी हुई थी। जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके नए लोगों को, जिन मुस्लिमों की बात आप कर रहे हैं, कुछ मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। उनसे बीजेपी के कार्यकर्ता दूर खेलना चाहते हैं। मतलब कई तो ऐसे लोग हैं, जैसे शाहपुर चेयरमैन है, शाहपुर चेयरमैन के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लग के काम किया, आज वो फिर किस आधार पे चेयरमैन के पास चले जाएंगे? जिसके खिलाफ वोट मांगे, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा, उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, जबकि सबको पता था कि उनके कहने से मुस्लिम वोट मिलने वाली तो है नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें संजीव बालियान की रही। अगर बात की जाए बिजनौर लोकसभा की, वहाँ पे भी आपकी टीम गई थी, बातचीत की थी लोगों से, वहाँ का रुझान क्या लग रहा है आपको? क्या चंदन चौहान इस बार सीट निकाल पाएंगे? वहाँ त्रिकोणीय चुनाव है, वहाँ कोई भी जीत सकता है। दीपक सैनी भी अच्छा चुनाव लड़े, विजेंद्र सिंह भी बड़े चुनाव लड़े, चंदन चौहान का भी, चूँकि लोकदल भाजपा का गठबंधन था, तो वहाँ त्रिकोणीय चुनाव है। आप वहाँ ये नहीं कह सकते 2 लोगों में, जिस तरह हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान में सीधा चुनाव है, वहाँ त्रिकोणीय चुनाव है। त्रिकोणीय चुनाव में कोई भी जीत सकता है? कोई भी जीत सकता है। तो विजेंद्र जी का क्या प्रभाव मानने हैं वैसे बिजनौर लोकसभा सीट में? कैसे देखते हैं उनके प्रदर्शन को और उनका जो मतलब जितना कम समय विजेंद्र सिंह को मिला, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। और कहीं ना कहीं इस बार जो गठबंधन कांग्रेस सपा और इंडिया गठबंधन था, लोग उसी की तरफ रुझान ज़्यादा था, इसलिए मीरापुर विधानसभा में विजेंद्र को मुस्लिमों में वोट मिली हैं, लेकिन बाकी जगह कमज़ोर मुस्लिमों में रहे हैं। लेकिन चुनाव उन्होंने अच्छा लड़ा है, उन्हें जाट और सब जो सुनने में और देखने में समझ में आया है, तो उन्हें काफ़ी वोट मिला है। क्या बिजनौर लोकसभा का जो मुसलमान वोटर है नल के पास जाएगा इस बार? कैसे देख? नहीं, मुस्लिम वोटर नल के पास नहीं गया। जहाँ चंदन चौहान के अपने व्यक्तिगत संबंध है, सिर्फ वहाँ नल पे गया। वो तो दावा कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सभी वोटर मिला है इस बार। नहीं, मुस्लिम वोट लोकदल को, देखो अजीत चौधरी जैन सिंह को मजबूत बनाने में, इस बेल्ट में जो 2013 के दंगों में
मुस्लिम और जाट जो समीकरण था वो बिखरा था, वो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं वापस लौट के आए थे और मुस्लिम ने जयंत चौधरी को थोक में वोट दी। लेकिन भाजपा में जाने से मुस्लिमों में उनके प्रति नाराज़गी है और शायद अभी वो खबर ख़त्म होने वाली नहीं है। चंदन चौहान को जो भी वोट मिला वो उनके व्यक्तिगत आधार पे मिला है, उनके व्यक्तिगत संबंध है, मीरापुर से विधायक हैं, तो उनके फादर सांसद रहे हैं, तो जो उनके जिस परिवार से उनका व्यक्तिगत है वहाँ जरूर उन्हें मिला। बाकी तो ज़्यादातर दीपक सैनी के फेवर में वहाँ मुसलमान गया। तीसरी लोकसभा सीट हमारे नज़दीक में पड़ती है, वो पड़ती है कैराना लोकसभा। उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप, क्योंकि प्रदीप चौधरी वहाँ पे पहले सांसद रह चुके हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को टिकट देके पहले ही दिन अपनी हार तय कर ली थी। प्रदीप चौधरी पूरे कैराना लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे और खासकर उनकी बिरादरी जो गुजर बिरादरी है उसी में उनका विरोध था। तो वहाँ चुनाव तो अभी तक जो सामने दिख पड़ रहा है वो सब इकरा हसन का है, क्योंकि 36 बिरादरी की वोट उसको मिली है, सब समाज की वोट मिली है और वो काफ़ी पहले से तैयारी कर रही थी और प्रदीप चौधरी का वहाँ व्यक्तिगत विरोध था। अब ये तो देखो फिर वही है कि वोटर करके कुछ आया है, बताता कुछ है। ये तो 4 जून को पता लगेगा, हम गारंटी तो नहीं दे सकते कहाँ क्या होगा, लेकिन जो घूमते हैं, जो देखते हैं, जो एक समीकरण समझने की कोशिश ज़मीन पे करते हैं, उस समीकरण में यही आता है कि इकरा हसन वहाँ प्रभावी है और वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे आम चुनाव में भी रहता है, वैसे भी हर चुनाव में एक मुद्दा देखने को मिलता है, कैराना से जो कुछ हिंदू पलायन करके गए, उसको उस मुद्दे का क्या असर देखते हैं? नहीं, कैराना में कभी पलायन नहीं हुआ। पलायन कैराना में इसलिए हुआ, शामली में भी हुआ जी। कैराना हरियाणा बॉर्डर का जिला था, पानीपत नज़दीक पड़ता था, कभी तो वहाँ पेट्रोल पंप भी नहीं हुआ करता था कैराना में पलायन रोजगार की वजह से हुआ था और वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं था। ये तो एक मुद्दा बना, क्यों बना, किस आधार पे बना। हालांकि जब कोई भी वहाँ हुकुम सिंह और मनोवर हसन परिवार रहे हैं तो चूँकि गुजर बाहुल्य इलाका है तो वहाँ कहीं ना कहीं जो सत्ता के जो सांसद विधायक रहता है उसके 1-2-4 लोग सब जगह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मनोवर हसन की राजनीति की टीम में अगर जो उनकी महत्वपूर्ण जो टीम होती थी, कोर कमेटी होती थी, उसमें देखो उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग हुआ करते थे। तो क्या इस बार जो इकरा हसन जैसे 2 साल से पहले भी वो तैयारी कर रही हैं, तो 2 साल का जो उनका सफ़र था उस मेहनत का सिला मिलेगा? देखो, मेरी लोकदल के कई लोगों से बात हुई जो लोकदल खांटी लोकदल के लोग हैं, तो हमने कहा भाई भाजपा का गठबंधन है, तुम फिर इकरा की बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई एक तो वो परिवार अच्छा परिवार है, हमारा जुड़ाव रहा है, दूसरा हमारा वहाँ कैंडिडेट नहीं है, प्रदीप चौधरी है, उसके लोगों में नाराज़गी है, तीसरा उन्होंने कहा कि जो इकरा हसन का व्यवहार है, सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती, एक संस्कारी ब्रिटेन में पढ़ने के बावजूद, लंदन में पढ़ने के बावजूद भी वो दुपट्टा सर से नहीं लेती, मतलब जो उसकी एक सादगी है उसको लेकर भी कुछ वोट मिला है। क्या जैसे इस बार माना जा रहा है कि कैराना लोकसभा सीट के ऊपर प्रदीप चौधरी भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार तो यह हमारी जीत होगी और हम निश्चित जीत रहे हैं इस बार? देखो, भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों में विरोध रहा जी, वहाँ से बसपा का कैंडिडेट ठाकुर था। अब दावे तो वही सब जगह बीजेपी कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है और उसी 400 पार के नारे में बीजेपी फंसी भी है। क्यों फंसी? जब प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया कि हम 400 पार आ रहे हैं, देश में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, और उनके कई सांसदों ने कहा कि आरक्षण खत्म करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह नुकसानदायक साबित होने के चांस है। क्यों? 400 पार का जब नारा दिया तो बीजेपी का कार्यकर्ता का जो एक उत्साह हर चुनाव में होता था, वो लड़ता था, उसको बैठ गया। वो उसको लगा यार 400 नहीं 350 तो आएंगी 300 आ जाएंगी तब भी सरकार बना लेंगे, तो कार्यकर्ता में उत्साह गायब हो गया। दूसरा, इन्होंने जो बात की बड़े फैसले लेने वाले हैं, तो जो दलित और ओबीसी है, आप देखिए इस चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव की डेट फिक्स होने से पहले एक माहौल, मोदी जी का एक बड़ा चेहरा निसंकोच था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा इस देश में, और लग रहा और राम मंदिर बन गया था, तो उसको लग रहा था कि एक तरफ लहर चलेगी और बीजेपी सत्ता में लौट के आएगी। लेकिन जिस दिन ये बयान आने शुरू हुए और आचार संहिता लगी, उस दिन से पूरे देश में, यानी पूरे देश में जातीय समीकरण पर चुनाव हुआ। मैं खुद ताज्जुब में हूँ कि अचानक से चुनाव पलटा कैसे। क्या इस बार हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं मिला? नहीं, कहीं नहीं पड़ा, हिंदू मुस्लिम पे कहीं वोट नहीं पड़ा। हर जगह जातीय समीकरण है। आप यहाँ से लेके बलिया तक चले जाइए, झांसी चले जाइए, खुद अयोध्या चले जाइए, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय प्रत्याशी की छवि, वो किस छवि का
कार्यकर्ता है, मान लीजिए जिसका टिकट रिपीट किया कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी क्या थी, उसने क्या काम नहीं किया, उससे कार्यकर्ता कितने नाराज थे, कितने खुश थे, वो सब चीज़ें रही। लेकिन हर जगह जातीय समीकरण फिट हो गया। बिल्कुल अखिलेश यादव 100% कन्फ्यूज है, आज भी कन्फ्यूज हैं। आज भी देखिए 2022 का जो लोक विधानसभा का चुनाव था उसमें भी अखिलेश यादव की रैली में भीड़ थी, इस बार भी भीड़ है। वो भीड़ के आधार पर तय नहीं कर सकते कि ये भीड़ बहुत बड़े वोट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अखिलेश यादव कन्फ्यूज ना होते तो मीरापुर में ऐसे ना बदलते, अखिलेश यादव कन्फ्यूज ना होते तो जयंत चौधरी ना जाते, ओम प्रकाश राजभर न जाते, स्वामी प्रसाद मौर्य न जाते, पल्लवी पटेल न जाती। तो अखिलेश यादव को रैली के आधार पर भीड़ से तय करने की आदत, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उन्हें है कि जो वो रैली में भीड़ देखते हैं, रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हैं, उससे मान लेते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। जबकि 2022 में भी यही था। आप फर्क जानिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता रैली में जाएगा वो शांत रहता है, वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला काटता नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ज़्यादा जोश दिखाता है। मैं अमेठी में था, नामो एक जगह, वहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा थी। तो जो उत्साह रहता है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाता है, वो भाजपा में नहीं है। तो उन्हें इस फर्क समझना चाहिए कि कार्यकर्ता के उत्साह से चुनाव नहीं जीता जाता, बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता है। अगर बूथ पे आपकी टीम मजबूत नहीं है, आप देखो सपा के बहुत सारे जगह बूथ मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, तो आप बूथ पे काम करिए ना। आप रैली में आई हुई भीड़ से तय नहीं कर सकते आप चुनाव जीतेंगे। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम 79 जीतेंगे, बड़ा मुश्किल है कहना, चुनाव में राजनीतिक नेता अपने अपने हिसाब से कहते हैं। लेकिन इतनी कमज़ोर बीजेपी उत्तर प्रदेश में मेरी समझ में नहीं है। जो उनका एक वोट बैंक है वो फिक्स है, वो जाएगा। फिर जाती है किस कैंडिडेट को किस पार्टी ने टिकट दिया, वो सब अब महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के लिए ये बेहतर है कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण के बाद दलित वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाता दिखाई दिया। हमने कई पूर्वांचल के जिलों में, लखनऊ में, बाराबंकी में दलितों में पूछा हमें क्या है, तो वो संविधान बचाने की बात करता है। संविधान बचाने के लिए वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। दलित वोट मिल रहा है और बसपा को कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि इस बार, क्योंकि सबसे बड़ी दलित वोटरों में ये है कि संविधान की बात अखिलेश यादव भी हर अपने भाषण में करते हैं, तो उधर थोड़ा मजबूत, लेकिन भीड़ से तय नहीं कर सकते। क्या संविधान खतरे में मानते हैं इस बात को? संविधान इतना आसान नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है। संविधान इतनी जल्दी से खतरे में नहीं आ सकता। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैंस छीन लेगी कांग्रेस आपकी, एक मुसलमानों को दे देगी, मंगलसूत्र छीन लेगी, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईद में हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में खाना नहीं बनता था और खाना मुसलमानों के घर से आता था। तो उनका वोटर खुद कन्फ्यूज है। कई लोगों से हमारी बात होती है, मतलब इंटरनल बात होती है, और कई लोगों से हमारे अच्छे से हमसे पूछते तो खुद कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ हैं। अच्छा राशिद भाई, एक बड़ा सवाल ये है, जैसे जेल से निकलने के बाद में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद, चुनाव से 2 महीने के बाद में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप उसके? नहीं, अब केजरीवाल को क्या पता भाई, केजरीवाल जी को क्या पता कि बीजेपी क्या करेगी। वो तो एक है कि चूँकि ठाकुर विरोध बीजेपी का के लिए शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हथकंडा है, तो विवाद रहता है कि भाई हाँ, एक मैसेज भी रहता है वोटर में। जैसे मान लिया ठाकुर समाज है, अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो केवल वोट को प्रभावित करने का है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पे जैसे हमने सर्वे किया, लोगों से बातचीत की है, ठाकुर बेल्ट में हम गए थे, कई जगह जब पंचायतें होती हैं उसमें भी गए थे, ठाकुर पूरन सिंह, उनसे बातचीत हुई हमारी, वो पहले ही कह रहे थे कि योगी जी का नंबर है इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में अपने बलबूते, देखो योगी आदित्यनाथ आरएसएस के आदमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, और बहुत मजबूत और सशक्त चेहरा है। 2022 आप योगी आदित्यनाथ की महत्वता देखें ना, कि प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह जी, हर भाषण में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनको हटाना मुझे तो नहीं लगता इतना आसान होगा। बहुत मजबूत नेता योगी आदित्यनाथ हैं उनको। अच्छा, यहाँ पे खेड़ा गांव के अंदर एक पंचायत हुई थी, उसमें योगी जी आए थे, वहाँ पे नारे लग रहे थे कि योगी जी के साथ हैं, लेकिन इस बार बालियान साहब को हराना है। नहीं, ये देखो, ये तो संगीत सोम और संजीव बालियान की व्यक्तिगत नाराजगी है। संजीव बालियान जो मंत्री हैं, उनके कई बयान
जैसे सैनी समाज के लेके एक वीडियो वायरल लगातार घूमती रही, एक पंडित समाज को लेके टिप्पणी उनकी वायरल होती रही, ठाकुरों को लेके वायरल होती रही। तो ये तो नाराज़गी संगीत सोम से उनका क्या उनकी आपस की लड़ाई है। दूसरा, ठाकुर समाज नाराज़ इसलिए भी हुआ, गुजरात में पुरुषोत्तम रुपाला एक मंत्री है, उन्होंने ठाकुर समाज पे टिप्पणी कर दी। गाजियाबाद सीट जहाँ 5.5 लाख ठाकुर वोटर हैं, वहाँ ठाकुर का टिकट काट के वहाँ एक वैश्य समाज के लोग को टिकट दिया। तो ठाकुरों को ये लगा ये तुम्हारी नाराज़गी है। तो वो तो सहारनपुर में भी थी, गाजियाबाद में भी थी, तो खाली संजीव बालियान से तो थी नहीं, वो तो बीजेपी से नाराज़गी थी। मलिक साहब कह रहे हैं 6 अंकों से जीत हो रही है, क्या मानते हैं इसको? अब देखो, वो तो ये भी कहेंगे या कोई भी हो और आदमी अपनी जीत का दावा करेगा। प्रजापति भी कह रहे हैं दारा सिंह जी कि मैं भी जीत रहा हूँ चुनाव, तो ये तो नहीं है। लेकिन चुनाव, हालांकि जो एक समीकरण देखा जाए, जो एक विरोध देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता विरोध में रहे, अगर विरोध देखा जाए भाई, त्यागी, सैनी, पाल, सब जगह थोड़ी थोड़ी वोट कटी है, तो वो सीधा सीधा नुकसान तो संजीव बालियान का है। अब वो कैसे पूर्ति कर रहे हैं? हालांकि कुछ लोगों ने कहा, एक चीज़ और रही इसमें, जैसे जैसे देखो संजीव बालियान की इमेज एक जब आए 2013 का दंगा हुआ और 2014 में आए, तो एक इमेज बनी थी कि कट्टर हिंदुत्व चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी हार का एक कारण ये भी है कि जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, मुसलमानों से वोट मांगने की बात की, तो जो एक कोर कार्यकर्ता होता है, जो भाजपा का एक कार्यकर्ता, जो संघ का एक कार्यकर्ता, हमारी बात भी हुई है, वो खुद इस बात से नाराज़ था कि जब हमने 2014 इन्हें जिताया, 2019 इन्हें जिताया, तमाम मुस्लिम विरोध के बावजूद हमने इतनी बड़ी जीत दिलाई, तो फिर मुस्लिमों से वोट मांगने का क्या औचित्य बनता है? ये भी नाराज़गी बीजेपी कार्यकर्ताओं में है, उनके सामने कोई नहीं कहेगा। हमसे कही कि अगर आप एक बगल में मुसलमान लेके चलोगे तो दूसरी बगल में हम तो नहीं चल सकते। तो बहरहाल दोस्तों, फ़िलहाल हम राशिद भाई जी से बात कर रहे थे और मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी दूर दूर तक के कवरेज करने के लिए जाते हैं और लंबा अनुभव है और काफ़ी टाइम से जो है पत्रकारिता लाइन में है। तो आज इनसे बातचीत की है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, बिजनौर, कैराना और मेरठ, इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आज 3-4 सीटों के बारे में इनसे बातचीत की है और देश की जो राजनीति है उसके बारे में भी इन्होंने अपना तजुर्बा रखा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि 4 तारीख में किसकी सरकार बनती है और कौन जीत करके सांसद बनता है। 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।